बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 एनर्जी एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी किसको कहा जाता है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो हर काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी आपके लिए, एनिमल्स के लिए, हर चीज़ के लिए, हर लिविंग थिंग के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो वर्क इज़ दी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो हम एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म। एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट कैन ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे एक प्लांट है, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे आप सनलाइट की बात कर लें, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, सूरज की रोशनी मिलती है प्लांट को, फिर वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद फिर फर्दर जो है प्लांट में जो है एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद प्लांट अपने बाकी सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जैसे हमने बात की कि प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनर्जी ऑफ मोशन में भी। अब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। सिर्फ एक हम एनर्जी के एक ही फॉर्म की बात नहीं करेंगे, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हीट फ्रॉम अ फर्नेस, द साउंड ऑफ अ जेट प्लेन, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, जो जेट प्लेन की साउंड होती है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो जिसकी वजह से एक बल्ब रोशन होता है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से। नेक्स्ट, द रेडियो एक्टिविटी इन हार्ट पेस मेकर, यानी कि सीटी स्कैन मशीन। अब हार्ट पेस मेकर एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है, आर्टिफिशियल ऑपरेटिंग डिवाइस के अगर आपका जो हार्ट है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल मशीन लगाई जाती है ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये भी एनर्जी की वजह से हो रहा है। इसके अलावा द पुल ऑफ अ मैग्नेट, ये जो आप मैग्नेट देखते हो, मकनातीस, इसमें जो आप अट्रैक्शन देख रहे हो, ये भी किसकी वजह से है? ये भी एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। आगे इसकी बात कर लेते हैं स्टेट्स की, कि एनर्जी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। आपकी बुक में जस्ट 2 फॉर्म्स बताई हुई हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसके अलावा केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जीज़ की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। लाइट एनर्जी, जो चीज़ लाइट से, सनलाइट से हम हासिल कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड द लाइट एनर्जी। जो हमें हीट से मिल रही है उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। उसके अलावा जो केमिकल से मिल रही है वो हम उसे कह रहे हैं केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है। काइनेटिक एनर्जी हम किसको कह रहे हैं? द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो हमें किसी भी मोशन से मिल रही है एनर्जी, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे थंडरिंग वाटरफॉल, जैसे अक्सर आप डैम्स वगैरह देखते हो, तो डैम्स में पानी कितनी तेज़ी से जो है वो आ रहा होता है, तो वो जो है उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड फॉर्म में। द स्टोर्ड एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो जो स्टोर फॉर्म में एनर्जी है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है कि एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन अ लिविंग एनिमल। किसी भी लिविंग एनिमल के अंदर हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म है? केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में, और केमिकल बॉन्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा जो एनिमल है वो क्या करते हैं? इन्हीं बॉन्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आगे जो भी अपना बायोलॉजिकल वर्क उन्होंने परफॉर्म करना है, इन्हीं केमिकल बॉन्ड्स को यूज़ करते हुए वो अपना जो भी काम करना है, जो भी बायोलॉजिकल वर्क करना होता है वो करते हैं। उसके अलावा जो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इन इटसेल्फ। तो ये क्या करते हैं? किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो अभी तक हमने एनर्जी की जस्ट डेफिनेशन, उसकी फॉर्म्स और उसकी स्टेट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट, इसकी मेजरमेंट की अगर हम बात करें, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से है कि एनर्जी जो है इज़ अ मेजर्ड इन टर्म ऑफ हीट प्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम किस टर्म में मेजर कर सकते हैं? हीट प्रोडक्शन में। उसके अलावा जो एनर्जी की स्टडी है वो कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। डेट इज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के स्टडी ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद अगर बात करें कि एनर्जी को हम अगर एनिमल की बात करें कि उसमें जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं हीट की, उसको किस यूनिट में लिखते हैं? जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे हम बात कर रहे होते हैं
जोल वगैरह ये यूनिट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एनर्जी का कौन सा यूनिट है, इसको हम कैलोरी या फिर किलो कैलोरी में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किलो कैलोरी और कैलोरी के बारे में बताया हुआ है। किलो कैलोरी क्या है, इसे जो कैपिटल KCAL से रिप्रेजेंट किया जाता है। किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम किलो कैलोरी किसको कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि हम यहाँ पे हमें इतनी हीट चाहिए कि हम 1 kg का जो वाटर का टेम्परेचर है उसको रेज कर सकें, ठीक है। और ये जो 1 kg वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे किलो कैलोरी में और कैलोरी में ये फ़र्क है कि कैलोरी में 1 ग्राम है, जबकि किलो कैलोरी में 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 kg है। एंड इट इज़, अब किलो के कैलोरी में क्या है, इट इज़ इक्वल टू 1000 कैलोरीज, ठीक है। 1 kg इसके इक्वल है 1000 कैलोरीज के इक्वल है। अब यहाँ पे MCQs बन सकता है कि अगर एक हम बात करें किसी भी पर्सन की, एक एवरेज पर्सन है वो डेली कितनी एनर्जी लेता है, तो वो तकरीबन 2000 से 2500 किलो कैलोरी एनर्जी वो लेता है डेली, एक एवरेज पर्सन, ठीक है। अब कैलोरी क्या है, कैलोरी को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। तो यहाँ पे आपने ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, कि 1 kg है और यहाँ पे 1 ग्राम है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लॉज की। देयर आर 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके 2 लॉज हैं, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि इसको हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। तो यहाँ पे इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, इसको ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक जगह से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसी हॉट प्लेस से हॉट प्लेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करती है हीट एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, ना वो ख़त्म हो रही ना ही वो क्रिएट हो रही है। जैसे अगर कोई स्क्विरल है वो नट खा रही है और फिर उसको ट्री पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो यहाँ पे भी वो एक हीट की फॉर्म दूसरी में जो है वो कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी ख़त्म नहीं हो गई, ठीक है। तो जो यूनिवर्स में एनर्जी हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हमने जो है 2 चीज़ें पढ़ी हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी हमने बात की 2, इसमें हमने इसके यूनिट को डिस्कस किया, किलो कैलोरी और कैलोरी। तो यहाँ पे किलो कैलोरी की मैंने बात की थी कि यहाँ पे 1 kg है और उधर 1 ग्राम है। तो यहाँ पे मैंने 1 डिग्री सेल्सियस को आई थिंक सेंटीमीटर बोल दिया था, दैट इज़ दी सेल्सियस, ठीक है। तो उसके बाद हमने लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस कर लिया है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। हम एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको डायरेक्शन का नहीं पता होता, यहाँ पे हम एनर्जी की डायरेक्शन के बारे में नहीं बता सकते। एनर्जी की डायरेक्शन के बारे में हम सेकंड लॉ में बता सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट स्टेट्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स टेंड टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड एंड दैट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन द यूनिवर्स इज continually increasing and the measure of this degree of disorganization is called entropy। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी से याद रखा जाता है कि हम किसी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स में हर चीज़ डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब जितनी वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होगी उतनी ही उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है कि मेजर ऑफ अ रैंडमनेस आर डिसऑर्डर इज कॉल्ड एंट्रोपी। किसी भी रैंडमनेस को जो मेजर करना होता है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। रैंडमनेस बेतरतीबी,
उसके अलावा इसको डिसऑर्डरनेस भी बोलते हैं, इसको डिसऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो ये जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी रैंडमनेस की, किसी भी डिसऑर्गेनाइजेशन या डिसऑर्डरनेस की, उसे हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी उतनी ही एंट्रोपी ज़्यादा होगी, जितनी रैंडमनेस कम होगी उतनी एंट्रोपी भी कम है। तो रैंडमनेस ज़्यादा है तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बताता है। जैसे अगर आप पानी की बात कर लें तो एक जो है सॉलिड वाटर है, जैसे आइस है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उसको गैस की फॉर्म में देख लें, या ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, या आप एक वाटर है उसको आप सॉलिड फॉर्म में देख रहे हैं, लिक्विड और गैस फॉर्म में देख रहे हैं। सॉलिड में उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, बिल्कुल ही रैंडमनेस नहीं है। अगर आप उसको लिक्विड में देख रहे हैं तो थोड़ी रैंडमनेस होगी, अगर आप उसको गैस की फॉर्म में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होगी, सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जितनी रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। जैसे आप नेचुरल गैस है, उसको आप जो है वो बर्न करते हो स्टोव में, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर हुई होती है उस गैस मालिक्यूल्स के दरमियान में। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हुई है गैस मालिक्यूल के दरमियान में, तो फिर वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इनटू लाइट एंड हीट, ठीक है। उसके अलावा कुछ एनर्जी जो है वो चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल हो गई, कुछ एनर्जी जो है वो पानी को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, और कुछ एनर्जी जो है वो किचन में लॉस्ट हो जाती है। तो फिर नो एनर्जी इज़ लॉन्गर अवेलेबल टू डू वर्क, दिस अनयूजेबल एनर्जी इंक्रीज्ड एंट्रोपी। और ये जो अनयूजेबल एनर्जी होती है वो एंट्रोपी को इंक्रीज करती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने एंट्रोपी को याद रखना है कि जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। उसके अलावा हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में भी पता चलता है। ये जो जितना अभी तक हमने पढ़ा है ये आपको शॉर्ट में आ सकता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम ये पढ़ें। चैप्टर जो है ये ज़्यादा, जो एंजाइम वाला चैप्टर है ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हमें मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी चाहिए होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो चीज़ कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी एक रिएक्टेंट है और हमें मिल रहा है एक प्रोडक्ट, सी इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। ए प्लस बी इज़ द रिएक्टेंट एंड सी इज़ द प्रोडक्ट। तो इसमें हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, वो मिनिमम जो एनर्जी है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन इनपुट एनर्जी टू स्टार्ट। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं मोस्टली उनको इनपुट एनर्जी चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे अ मैच इज़ अ लिट, इट्स हीट एनर्जी इज़ यूज टू स्टार्ट वुड बर्निंग इन अ फायर प्लेस। इनपुट एनर्जी मस्ट ब्रेक एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस एनर्जी फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। अब क्या है कि जैसे आप कोई भी लकड़ी आपने जलानी है, उसके लिए आप मैच बॉक्स इस्तेमाल करते हो, तो आप वो माचिस की तीली जलाते हो, फिर वो जो है उसकी हीट एनर्जी को आप ट्रांसफ़र करते हो उस वुड में, और फिर वो लकड़ियाँ जलती हैं, ठीक है। उसकी जब लकड़ियाँ जलती हैं तो उसमें जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन, जिस तरह हम कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड्स टूटने की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो जो रिएक्शन है, जो केमिकल बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, उसको जो एनर्जी मिलती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम क्या किसको कह रहे हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो हम मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी चाहिए होती है वो चीज़ कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं बॉडी में। एक हम कह रहे हैं एक्सर्गोनिक होता है, दूसरा एंडरगोनिक। एक्सर्गोनिक रिएक्शन हम किसको कहते हैं? द रिएक्शन इन विच नेट रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक। बेसिकली एक्सर्गोनिक रिएक्शन जो होते हैं दैट इज़ एक्सर्गोनिक आउटसाइड हम कहते हैं, और एंडरगोनिक इनसाइड बेसिकली बोलते हैं। लेकिन जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है। इसमें ये क्या होता है कि द इन विच नेट रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। उसके अलावा इसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है देन प्रोडक्ट, इनके रिएक्टेंट में एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रोडक्ट। और जो ये अमाउंट, जो इसमें एक्सेस अमाउंट में एनर्जी है, यानी कि जो इसके रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है, जो इसकी एक्सेस अमाउंट में जो एनर्जी है वो कहलाती है फ्री एनर्जी, ठीक है।
दिस एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो ज़्यादा है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। उसके अलावा ये जो रिएक्शन है डेट अकर स्पॉन्टेनियसली एंड आर कॉल्ड एक्सर्गोनिक। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियसली होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक रिएक्शन हम किसको कहते हैं, विच एब्जॉर्ब एनर्जी। एंडरगोनिक रिएक्शन में क्या है कि विच एब्जॉर्ब एनर्जी, लेकिन जो हमारे पास एक्सर्गोनिक था उसमें एनर्जी रिलीज थी। इसमें एंडरगोनिक में एनर्जी स्टोर करता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर है, ये इसको एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हम कहते हैं एनर्जी एटीपी की फॉर्म में है, तो इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो इस तरह के रिएक्शन को एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है देन देयर रिएक्टेंट। तो एक्सर्गोनिक में रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट के पास कम थी, जबकि एंडरगोनिक में प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा है, इसके रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम है और इसको एनर्जी चाहिए, जबकि एक्सर्गोनिक एनर्जी रिलीज़ करता था। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियसली है, दे डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, सो दे आर कॉल्ड एंडरगोनिक रिएक्शन। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक ग्राफ शो किया हुआ है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिएक्टेंट के पास यहाँ पे लोअर एनर्जी दिखाई हुई है, यहाँ पे हायर एनर्जी दिखाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट के पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, और जो फ्री एनर्जी है वो रिलीज़ हो गई। ठीक है, अब एंडरगोनिक में देखिए रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम है, उसके बाद इसके प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा है, फिर वो आगे एनर्जी सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का, कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो यहाँ पर इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राफ शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो एक्टिवेशन है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो यहाँ पे किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ एनर्जी रिलीज़ भी होती है जब प्रोडक्ट बन रहा होता है। उसके बाद आगे एक छोटा सा हमारे पास और टॉपिक है, रिएक्शन रेट एंड कैटालिसिस। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, यानी कि हम रिएक्टेंट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन रेट। ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम स्पेसिफिक है, उसमें किसी भी रिएक्शन को हम किसी प्रोडक्ट में तब्दील कर रहे हैं तो वो चीज़ कहलाती है रिएक्शन रेट। उसके अलावा जो रिएक्शन रेट है एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ये डिपेंड नहीं करता एनर्जी रिलीज पे। इसमें क्या है कि द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी पे, और एक्टिवेशन एनर्जी से ही ये अपना रिएक्शन स्टार्ट करेगा। उसके अलावा आगे जो है वो क्या बताया हुआ है कि अगर ज़्यादा इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसका जो रिएक्शन है दे बिकम मोर स्लोली। ठीक है, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी देन द मोर स्लोली द रिएक्शन अकर। होवेवर एक्टिवेशन एनर्जीज आर नॉट फिक्स, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो फिक्स नहीं होती। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें मुख्तलिफ अगर केमिकल बॉन्ड्स इनमें स्ट्रेस आ जाती है, जैसे अगर किसी भी आपको कोई स्ट्रेस आती है, आप खुद है अगर आप अपनी बात कर लें, आपको स्ट्रेस होती है तो आप बहुत जल्दी ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह केमिकल बॉन्ड्स में भी होता है, जब उनमें स्ट्रेस आ जाती है तो बहुत जल्दी ईजीली ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटालिसिस बेसिकली तोड़ना होता है। ठीक है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का जो काम है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, क्या कहलाती है, कैटालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। द लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। अगर जाहिर सी बात है एनर्जी नहीं मिल रही रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस जो है ये क्या कहला रहा है, कैटालिसिस कहला रहा है, कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन भी लो हो जाता है। आगे कैटालिस्ट क्या है कि वो सब्सटेंस जो ये परफॉर्म कर रहा है रिएक्शन, या जो ये कैटालिसिस कर रहा है, वो कहलाता है कैटालिस्ट। जैसे जोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, आप जोलॉजिस्ट कहला रहे हैं। ठीक है, आप एनिमल की स्टडी कर रहे हैं तो वो जोलॉजी है, और जो कर रहा है वो जोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो एनी सब्सटेंस दैट परफॉर्म कैटालिसिस इज कॉल्ड अ कैटालिस्ट। जो कोई भी सब्सटेंस ये कैटालिसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कहलाता है कैटालिस्ट।
ठीक है। और कैटलिस्ट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट हम किसको कहते हैं? जो कि केमिकल रिएक्शन करने का काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, ये चीज़ कहलाती कैटलिस्ट। उसके बाद द रिएक्शन प्रोसीड्स एट अ लोअर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बट कैटलिस्ट इटसेल्फ इज नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन। द कैटलिस्ट आर ऑलवेज एंजाइम्स इन सेल। कैटलिस्ट हम खुद एज रिएक्शन में यूज़ नहीं करते, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स इन द सेल्स। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट, उसकी फाइनल स्टेज है, यहाँ पर ये इसकी ट्रांजिशन स्टेज है, यहाँ पे उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है विदाउट कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, जब इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट आई तो इसका रिएक्शन इस तरह हो गया। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट होगी तो कैसा ग्राफ होगा, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट होगी तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे तक जितना भी हमने पढ़ा है ये आपको जो है डिफरेंस आ सकता है एक्सर्गोनिक एंडर्गोनिक के दरमियान में, कैटलिस्ट कैटालिसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो दो लॉ हमने पढ़े हैं। उसके अलावा एनर्जी का जो है यूनिट क्या है, ठीक है। और जो हमने बात की थी कि एक एवरेज पर्सन डेली एनर्जी कितनी लेता है, तो तकरीबन हमने बात की 2000 से 2500 किलो कैलोरी एनर्जी वो हासिल करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना एंजाइम वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।